हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया है वो है फाइनल अकाउंट्स ऑफ द कंपनीज। इसमें पहली स्टेटमेंट शुरू की है बैलेंस शीट। इसका एक पार्ट मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था। आज इसका सेकंड कंपोनेंट डिस्कस करेंगे जो कि है एसेट्स। एज यू ऑल नो कि बैलेंस शीट की दो साइड्स होती थी अब तक। टी शेप स्टेटमेंट बनाते थे, एक साइड पर हम सारी लाइबिलिटीज लिख देते थे, दूसरी साइड पर सारी एसेट्स लिख देते थे। बट कंपनीज के केस में ऐसा नहीं है। एज पर अवर न्यू कंपनीज एक्ट, जिसमें कंपनीज शेड्यूल कहता है कि हमें बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट फॉर्म में बनानी है। मतलब ये अब टी शेप स्टेटमेंट्स नहीं रही। इनको टी शेप में नहीं लिखना कि कुछ चीजें एक तरफ कुछ दूसरी तरफ। अब सारी चीजें एक फ्लो में जाएंगी। तो पहले हमारा कंपोनेंट होगा इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, दूसरा कंपोनेंट होगा एसेट्स। सो इक्विटी एंड लाइबिलिटी हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम। क्या है इसमें, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर्स के तरफ जो भी हमारी लाइबिलिटीज बनती है, मतलब शेयर होल्डर्स के फंड्स। वो दो तरह के हैं, उनके शेयर होल्डर्स के फंड्स और एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, मतलब जिसमें अभी आपने अलॉटमेंट की नहीं है। सो जिस दिन अलॉटमेंट हो जाएगी वो भी इस कैटेगरी में आ जाएंगी। दूसरी है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, जो दो तरह की होंगी, नॉन करेंट और करेंट लाइबिलिटीज। सो हमें जब अपनी बैलेंस शीट में ये फॉर्मेट में लिखना है तो हमें दो लेयर्स लिखनी है। ये पहला इसका कैटेगराइजेशन है, ये सब कैटेगराइजेशन है। सो ये दोनों लेयर्स हमें यहां दिखानी है और सारी कैलकुलेशन नोट्स के थ्रू होती है। जैसे अगर आप कैपिटल लिख रहे हो तो कैपिटल का नोट बनेगा और बैलेंस शीट में एक फाइनल सम आएगा। रिजर्व एंड सरप्लस है तो सारे रिजर्व्स एक नोट के थ्रू एडजस्ट हो जाएंगे। सिमिलर केस होगा लाइबिलिटीज का भी, ठीक है। सो अब आते हैं हम नेक्स्ट कंपोनेंट पर जो कि है हमारा एसेट्स। एसेट्स एज यू ऑल नो अगेन दो तरह की होती हैं। एक होती है नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स हैं जो कि लंबे टाइम के लिए आपके बिजनेस में हैं, और दूसरी होती है करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जो कि बिजनेस के ट्रेड साइकिल का पार्ट बन जाती हैं। मतलब जो आप ट्रेड कर रहे हो ना, उसके थ्रू जो एसेट्स जनरेट हो रही हैं वो करेंट एसेट्स हैं। जैसे आपका स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गए, बिल रिसीवेबल हो गया, कैश बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, अपार्ट फ्रॉम कुछ और करंट एसेट्स जिनका टेन्योर बिजनेस में लिमिटेड है। करंट और नॉन करंट में जो बेसिक डिफरेंस है वो किस तरह से होता है कि इसका बिजनेस में टेन्योर कितना है और सेकेंडली इसका पर्पस क्या है। अगर इसका पर्पस लॉन्ग टर्म के लिए यूटिलाइजेशन है, ये हमें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देती हैं, तो नॉन करंट एसेट्स कहलाती हैं। बट अगर ये ट्रेड साइकिल का पार्ट है और विद इन अ ईयर हमें बेनिफिट दे देंगी तो वो करंट एसेट्स का पार्ट बनती हैं। सो जब आप एसेट्स अपनी स्टेटमेंट में लिखोगे इक्विटी एंड लाइबिलिटी के बाद, तो एसेट्स में ये दो मेन कंपोनेंट रहेंगे, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी। अब इसकी सेकंड लेयर क्या है, नेक्स्ट कैटेगरी क्या है। नॉन करेंट एसेट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है फिक्स्ड एसेट्स का। अब फिक्स्ड एसेट्स में अगेन आपको सब कैटेगराइजेशन दिखाना होगा जो कि है टेंजिबल्स, इनटेंजिबल्स, देन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इनटेंजिबल्स अंडर डेवलपमेंट। अब ये क्या है चीजें, लेट अस कंसिडर दीज फर्स्ट। जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं वो मेजरली अब तक हमने पढ़ा है दो तरह की होती हैं। वो एसेट्स जो हमें दिखाई देती हैं, जो बिजनेस में नजर आ रही हैं, जिनको हम एक्चुअली यूज कर रहे हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स, टूल्स, है ना। और दूसरी होती हैं जो हमें नजर नहीं आती हैं, जो रिप्रेजेंट कर रही हैं सम काइंड ऑफ राइट्स ओवर सम प्रॉपर्टी और राइट ओवर सम काइंड ऑफ फॉर्मूला। कोई पब्लिशिंग राइट्स हैं, जैसे आपका अगर पब्लिशिंग हाउस है तो वहां पर आपको पब्लिशिंग हाउस राइट्स मिल जाते हैं, मास्टर्स होते हैं, फ्रेंचाइजी हो गया, लाइसेंस हो गई, रेगुलेशंस हो गई, ठीक है। सो डिफरेंट टाइप ऑफ राइट्स, उनको हम बोलते हैं इंटेंजिबल्स। गुडविल, ब्रांड, ट्रेडमार्क, ऑलराइट, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं। सो जब आपको फिक्स्ड एसेट्स लिखनी है तो इन दोनों की कैटेगरी अलग होगी। सो आपके प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब एक
अलग नोट के थ्रू आप ऐड करेंगे और इनका कॉम्प्रिहेंसिव अमाउंट जो है वो टेंजिबल के अंदर डायरेक्ट शो होगा, क्योंकि इसके अंदर की कैटेगरीज हमें बैलेंस शीट में नहीं दिखानी है। आपकी बैलेंस शीट कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, उसमें लिमिटेड कैटेगरीज आएंगी। अब इनटेंजिबल्स में अगेन आप अपना नोट बनाओगे जिसमें गुडविल, ब्रांड, ट्रेडमार्क, इसके अलावा आपके सॉफ्टवेयर्स हो गए, लाइसेंस हो गए, कॉपीराइट, पेटेंट्स, डिजाइन्स, सम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, सम काइंड ऑफ फॉर्मूला, राइट, सो पब्लिशिंग राइट्स, ये सब आप उसमें इंटेंजिबल्स में क्लब करके यहां फाइनल सम दिखाओगे। अब नेक्स्ट 2 कंपोनेंट्स जो हैं ये इन्हीं से निकल के आ रहे हैं। जैसे जब आप टेंजिबल एसेट्स को खरीदते हो तो वो आपकी एसेट डायरेक्टली आपके पास आ जाती है, उसे आप लिख दोगे टेंजिबल्स में। बट कई बार हम टेंजिबल एसेट्स को खरीदते नहीं है, वी मेक देम इन द बिजनेस। जैसे बिल्डिंग है, लैंड आपने खरीद लिया, वो टेंजिबल में आ गया, बिल्डिंग आप कंस्ट्रक्ट करा रहे हो। सो अब जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, इट मे टेक 2 years 3 years, ज्यादा टाइम लग सकता है। सो ड्यूरिंग दैट टाइम वो एसेट हमारी डेवलप नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि अभी पूरी बनी नहीं है तो यूज भी नहीं हो रही है। सो उसे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं कि ये कैपिटल एसेट बनेगी लेकिन अभी इसका काम चल रहा है। जिस दिन ये बन जाएगी ये टेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में आ जाएगी। सिमिलरली हम इंटेंजिबल एसेट्स भी क्रिएट कर रहे होते हैं कई बार। जैसे अगर सपोज आपका एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नई मेडिसिन को डेवलप करने में आप स्पेंडिंग कर रहे हैं। अब जिस दिन ये मेडिसिन डेवलप हो जाएगी आपके पास उसका राइट हो जाएगा, ठीक है, उसका बनाने का लाइसेंस आपके पास होगा, उसका पेटेंट आपके पास होगा। बट अभी के लिए आपके पास कोई पेटेंट नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं है। सो आपकी इनटेंजिबल एसेट अभी अंडर डेवलपमेंट है। सो क्लियर हमें क्वेश्चन में दिया होगा कि किस कैटेगरी की एसेट्स है, अकॉर्डिंगली आप उनमें एडजस्ट कर सकते हो। हाँ, यहाँ एक चीज और ध्यान रखनी है, कई बार हम एसेट को खरीदने के लिए एडवांस दे देते हैं। सपोज आपने बिल्डिंग खरीदनी है, बिल्डिंग पसंद आ गई है, आपने एडवांस दे दिया, अभी आपके प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं हुआ। अब ये जो आपने एडवांस दिए इसे वर्क इन प्रोग्रेस नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि कोई काम चल नहीं रहा है, बनी बनाई बिल्डिंग आप खरीद रहे हो, आपने एडवांस दिया है, तो राइट नाउ उसे आप एज एन एडवांस अलग से शो करोगे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में। जिस दिन वो एडवांस के अगेंस्ट आप बिल्डिंग खरीद लोगे, एडवांस कैंसिल हो जाएगा और आपकी एसेट आ जाएगी। सो एडवांस अगेंस्ट एसेट भी यहां नहीं शो होगा, वो एज एन एडवांस अलग से शो हो जाएगा। सो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है जब हम यहां पर ये एसेट्स लिख रहे हैं। सेकेंड चीज क्या है, जब भी हम कोई एसेट लिखेंगे, कोई भी कंपोनेंट लिखें, चाहे एसेट में या लाइबिलिटी में, हमारी कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट है कि हमें रिकंसिलिएशन दिखाना होता है। सो आप टेंजिबल में जब आप बिल्डिंग लिखोगे तो ये नहीं है कि आपने बिल्डिंग का फाइनल बैलेंस लिखा, आपके नोट्स को शो करना है कि ओपनिंग बैलेंस कितना है, एडिशन कितना हुआ और सेल कितनी हुई बिल्डिंग की अगर कोई होती है, डेप्रिसिएशन कितना है। सो फाइनल बैलेंस आएगा, सो दैट कोई भी आपकी बैलेंस शीट को देखे कंपनी की तो उसे समझ आना चाहिए कि इसकी पोजीशन पिछले साल से अब तक में क्या चेंज हुआ है। ओके, ये हुआ फर्स्ट कंपोनेंट। अब सेकंड कंपोनेंट है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स का मतलब है कि जो इन्वेस्टमेंट्स आपकी लंबे टाइम के लिए की गई हैं, लाइक कंपनीज के पास जब सफिशिएंट कैश अवेलेबल होती है तो वो उनको किसी कंपनी के शेयर्स में या किसी और प्रॉपर्टी में कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। सो अगर आपका पर्पज इन्वेस्टमेंट को लंबे टाइम तक रख के इसका बेनिफिट उठाना है तो वो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है। बट अगर आपका पर्पज इसको इमीडिएटली सेल ऑफ कर देना है एज सुन एज यू गेट गुड मनी, सो आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना, तो फिर वो नॉन करेंट नहीं होगी, वो करेंट इन्वेस्टमेंट करके इस कैटेगरी में आ जाएगी। सो हमें पर्पज भी ध्यान में रखना है कि इन्वेस्टमेंट किस पर्पज के लिए खरीदी है। नेक्स्ट आपका क्या है इसमें, डेफर्ड टैक्स एसेट्स। जैसे हमने लाइबिलिटी में समझा था डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी की, हमने जो अपनी लाइबिलिटी को आगे पोस्टपोन कर दिया कि आज हम कम टैक्स पे कर रहे हैं ड्यू टू एनी रीजंस, चाहे वो लीगल रीजंस हैं, हमें इनकम टैक्स लॉ अलाउ कर रहा है कि आज आपका टैक्स कम हो जाएगा, आगे आपको वो पे करना पड़ेगा। सिमिलरली कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमें आज की डेट में ज्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे इनकम टैक्स के लॉज अकाउंट्स के रूल से थोड़े अलग होते हैं। सो कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हो सकते हैं जो आज की डेट में डिसअलाउड हैं बट वो नेक्स्ट टाइम अलाउ हो जाएंगे जब आप उससे रिलेटेड फॉर्मेलिटीज पूरी कर लोगे।
ठीक है। सो आपको हो सकता है कि आज की डेट में ज्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है, बट वो फ्यूचर में आपका टैक्स कम कर देगा, तो ये बेनिफिट मिल गया फ्यूचर के लिए। सो डेफर्ड टैक्स एसेट भी हो सकती है, लाइबिलिटी भी हो सकती है, बट इन अ गिवन ईयर एक चीज होगी। सो जो भी दिया होगा उसको अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर नोट करेंगे। इसे लंबे समय के लिए लिखते हैं, नॉन करेंट में लिखते हैं, क्योंकि यूजुअली जो डेफर्ड टैक्स एसेट और लाइबिलिटी है इसका इफेक्ट हमारे कमिंग काफी इयर्स में पड़ता है। सो जब आप डेफर्ड टैक्स को अलग से समझोगे उसमें आप इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें कंपोनेंट है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। जैसे अगर आपकी कंपनी ने लोन दे रखा है किसी दूसरी कंपनी को, किसी सब्सिडियरी कंपनी को या किसी और पर्सन को, सो जो भी लोन्स एंड एडवांसेस हैं वो यहां पर आपको लंबे समय के लिए है, तो यहां नॉन करंट एसेट्स में लिख दोगे। अब एक और चीज है जो अब कंपनीज लॉ ने बहुत क्लियर कर दी है। यूजुअली पहले क्या होता था, आपने लोन दिया है या लिया है उसे लोन ही लिखते थे। सो स्टूडेंट्स को कई बार कंफ्यूजन हो जाती थी कि ये जो टर्म लोन है, अब ये लोन मैंने दिया है या मैंने लिया है। वो डेबिट क्रेडिट ढूंढते थे, अगर कुछ नहीं लिखा तो आप उसके लिए एजम्पशन मानते थे। अब ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि जब आप लोन लोगे उसको आप बोरोइंग लिखोगे। जस्ट रिमेंबर जो हमने लाइबिलिटीज के कंपोनेंट्स पढ़े थे, तो हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं। अगर हम लोन लेते हैं तो उसके लिए लोन टर्म यूज नहीं होती है, उसके लिए टर्म यूज होती है बोरोइंग। सो लोन का यहां पर मतलब हमेशा अब ये होगा कि लोन दिया है, एडवांस दिया है। सो अगर लॉन्ग टर्म के लिए दिया है तो यहां पर पर्पस ध्यान में रखना है। जैसे अगर आप कोई कैपिटल एसेट खरीद रहे हो, उसके लिए कोई एडवांस दे दिया तो वो यहां आ जाएगा। या आपने सपोज बिल्डिंग रेंट पे ली, उसके लिए आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दिया तो वो इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली जब हम ये इंफॉर्मेशन शो कर रहे होंगे अपने नोट्स के थ्रू, तो हमें ध्यान क्या रखना है, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर रिलेटेड पार्टी से जुड़ी हुई है, मतलब आपने लोन दिया है किसको, अपने कंपनी के प्रमोटर या डायरेक्टर को, तो वो एक रिलेटेड पार्टी है, इनसाइड पार्टी है। सो इस तरह की इंफॉर्मेशन की डिटेल हमें अपने बुक्स में देनी होगी। सिमिलरली जब लोन देते हैं तो वो लोन सिक्योर्ड भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। सो कैटेगरी ऑफ लोन, वो सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है, रिलेटेड पार्टी को दिया है या किसी और को दिया है, ये सब डिटेल्स हमें नोट्स टू बैलेंस शीट के थ्रू दिखानी होती हैं। सो बैलेंस शीट में नहीं आएगा, बैलेंस शीट में तो सिंपल एक फिगर आएगा कि ये टोटल लोन है से 10 लाख। डिटेल में तुम दिखाओगे कि इस डिटेल में 10 लाख में से 4 लाख का लोन डायरेक्टर को दे रखा है, बाकी का लोन हमने किसी और कंपनी को दे रखा है। इसमें से कितना लोन एडवांस, जो हमारा लोन या एडवांस है, कितना हमारा सिक्योर्ड है, उसके अगेंस्ट सिक्योरिटी कितनी है, और ये कितने टाइम में पेबल है, इसकी टर्म्स क्या है, वो सब हमें डिटेल्स देनी होंगी। सो यूजुअली हमारे क्वेश्चन में जितनी डिटेल्स दी होंगी वो सारी हम नोट्स में दिखाएंगे। पर्पस यही है कि क्योंकि कंपनी में हम कहते हैं देयर इज अ डिवोर्स ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट। जो कंपनी को ओन करते हैं और जो कंपनी को मैनेज करते हैं वो अलग अलग लोग होते हैं। सो ऑनर को पूरी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, राइट। सो गलत इंफॉर्मेशन देना ही फ्रॉड नहीं होता है, इंफॉर्मेशन को छुपाना भी गलत है। सो यहां पर हमें हर इंफॉर्मेशन अपने शेयर होल्डर्स के लिए, यूजर्स के लिए देनी है। सो सब कुछ नोट्स के थ्रू क्लियर हो जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें लास्ट कंपोनेंट आ जाता है अदर नॉन करेंट एसेट्स। अब जब ये अदर टर्म आ जाती है ना, अदर का मतलब होता है अम्ब्रेला टर्म। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में कोई और नॉन करेंट एसेट दे रखी है, ठीक है, बट आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि उसकी कैटेगरी क्या है, सो आप उसको यहां लिखोगे। अब इसमें कुछ स्पेसिफिक अमाउंट्स हैं जो कि मैं आपको सेकेंड कंपोनेंट के बाद में बताऊंगी। अब ये सब कैटेगरीज हैं तो इनको ABCDE से लिखते हैं। नोटेशन याद रखो, मेन हेडिंग जो हम 2 कंपोनेंट्स हैं, लाइबिलिटीज एंड एसेट्स। सो एसेट्स का है रोमन हेडिंग, इसके सब कंपोनेंट्स 1 और 2, उनके आगे ABCD, और इसके बीच में सिर्फ एक ही जगह जब हम ये तीसरी लेयर पे जा रहे हैं, यहां पर 1 2 3 स्मॉल में आता है। अच्छा, अब करंट एसेट्स में आ जाओ तो करंट एसेट्स में क्या है, जैसे यहाँ फिक्स्ड एसेट होती है, यहाँ पर करंट एसेट्स की कुछ कैटेगरीज होती हैं जो ट्रेडिंग एसेट्स होती हैं, जिसमें अकाउंट्स रिसीवेबल हो जाते हैं, ट्रेड रिसीवेबल जिसे बोलते हो, इन्वेंट्री होती है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होते हैं। बट उनका जो लेवल है, उनकी जो रैंकिंग है लिखने में, वो सेकंड नंबर पे है। सबसे पहले हम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट यहां पर करंट इन्वेस्टमेंट लिखेंगे। मतलब आपने इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह की है जहां पर आप अपना पैसा कभी भी निकाल सकते हो विदाउट एनी मेजर लॉस,
ठीक है। सो ये डिफरेंस है यहाँ पर। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट इस तरह की है कि आप पैसा कभी भी निकालो, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, ओके, बॉन्ड्स ऑन डिमांड, तो आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो, उसमें नुकसान नहीं होने वाला। सो वो करेंट इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। नेक्स्ट अब आपकी जो मेन 3 कैटेगरीज हैं वो आती हैं, वो क्या है? इन्वेंट्रीज। और हमें कंपोनेंट्स और उनके ऑर्डर ये इस लेयर तक ध्यान में रखने हैं। इन्वेंट्री के अंदर हम क्या लिखते हैं वो मैटर नहीं करेगा मार्किंग के लिए, बट अगर आपने ये ऑर्डर उल्टा सीधा कर दिया तो इसमें नंबर कट जाते हैं। ठीक है, जब हमें कंपनी एक्ट शेड्यूल में ये ऑर्डर दे दिया है तो हमें इसी ऑर्डर में चीजें लिखनी होंगी। सो ये आपके कंपोनेंट्स मेन हो गए ट्रेड रिसीवेबल्स, उसके बाद है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। नेक्स्ट है आपके पास शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। जैसे यहां पर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है, यहां शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है, और उसके बाद है अदर करेंट एसेट्स। बाकी की जो करेंट एसेट्स हैं वो इसमें आती हैं। सो इनको भी एक एक करके हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या आ सकता है। जैसे करेंट इन्वेस्टमेंट तो मैंने आपको बता दिया कि करेंट इन्वेस्टमेंट में वो इन्वेस्टमेंट्स आएंगी जो हम विद इन अ ईयर रियलाइज करने वाले हैं, या उनको कभी भी रियलाइज कर सकते हैं विदाउट एनी लॉस। जैसे अगर आप कंपनी के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हो, आप उनको कभी भी सेल कर सकते हो, लेकिन उसमें जो सिक्योरिटी प्राइजेस हैं, जो शेयर मार्केट में प्राइजेस हैं, उससे नुकसान होगा, है ना। सो वो करेंट इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा। बट अगर आपने विद दिस इंटेंशन ही इन्वेस्टमेंट किया कि आपके पास पैसा मान लो सिर्फ 6 मंथ्स के लिए कैश अवेलेबल है, आपको पता है कि 6 महीने बाद मेरी ये एसेट रिप्लेस होने वाली है, मुझे पैसा चाहिए होगा और मुझे ये एसेट रिप्लेस करनी है। सो आपकी इंटेंशन क्या है कि इन्वेस्टमेंट आपको छोटे टाइम के लिए करनी है। सो यहां पर हमें नेचर के साथ साथ जो उसका रीजन है इन्वेस्टमेंट का वो भी देखना होगा। सो क्वेश्चन में हमें बताया होगा, हमें ज्यादा सोचना नहीं है। जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे बता रखा होगा, अकॉर्डिंगली हम करेंट इन्वेस्टमेंट ले लेंगे। ओके, नेक्स्ट हो गया इन्वेंट्रीज। अब जो इन्वेंट्रीज होती हैं वो हम डिफाइन करते हैं 4 कैटेगरीज में। इन्वेंट्रीज का मतलब क्या होता है? इन्वेंट्रीज ऑफ रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस और इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ये तो इन्वेंट्री का जनरल मीनिंग है, बट इसके आगे क्या कैटेगरीज हैं? कई बार आपने इन्वेंट्री मंगा ली लेकिन अभी वो इन ट्रांजिट है, आपके पास आई नहीं है, तो स्टॉक इन ट्रांजिट अलग से दिखाना पड़ेगा। सिमिलरली अपार्ट फ्रॉम जो बेसिक चीजें जिनमें आप डील कर रहे हो, इसके अलावा भी बिजनेसेस के पास कुछ और इन्वेंट्रीज होती हैं। सपोज आपकी कंपनी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, सो उसको अपने फैक्ट्री के लिए कुछ एक्स्ट्रा स्पेयर सामान रखना होता है, ठीक है ना। जैसे कुछ आपके मशीन्स हैं जिनके कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो जल्दी जल्दी घिसते हैं, रिप्लेस करने पड़ते हैं, तो वो रिपेयर का पार्ट नहीं है, वो तो आपको साथ साथ चेंज करते रहना है। स्यूइंग मशीन है तो उसकी जो पिन है वो टूट जाती है, वो बार बार आपको चेंज करनी पड़ रही है, ठीक है। या आपका पब्लिशिंग हाउस है तो आप इंक निकाल के रखते हो जो प्रिंटर में काम आनी है, तो वो आपके क्या है? स्पेयर्स एंड स्टोर्स। वो रॉ मटेरियल नहीं है, क्योंकि उसको आप फिनिश्ड प्रोडक्ट का हिस्सा बना के बेचने नहीं वाले हो, बट वो स्पेयर्स हैं, आपको एक्स्ट्रा रखने पड़ते हैं, ठीक है। स्पेयर्स एंड स्टोर्स आ गया। इसके अलावा कुछ लूज टूल्स होते हैं, जो छोटे मोटे टूल्स हैं, वो आपके इन्वेंट्रीज का ही पार्ट माना जाता है। सो इन्वेंट्रीज को अलग अलग कैटेगरी में हमें दिखाना होगा। इसके अलावा अगर कोई इन्वेंट्री ड्यू टू एनी रीजन अगर कम वैल्यू पे लिखी जा रही है, मान लीजिए आपका कुछ स्टॉक ऐसा है जो अब आउटडेटेड हो गया है और वो अपने प्रॉपर प्राइस पे नहीं बिकेगा, वो कम पे बिकेगा। सो हमारा इन्वेंट्रीज का रूल होता है ना, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लीस्ट। तो अब क्योंकि आप उसको कम मार्केट प्राइस पे दिखा रहे हो तो उसका आपको अलग से नोट देना होगा। सो जितनी इंफॉर्मेशन पॉसिबल हो हमें डिटेल में बतानी होती है। नाउ कमिंग टू ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब होता है वो चीजें जो हमें ट्रेड के दौरान रिसीव होनी है। तो जिसका मेन जो है कंपोनेंट क्या है? डेटर्स। यूजुअली हम डेटर्स और बिल रिसीवेबल्स को इकट्ठा क्लब कर देते हैं, लेकिन कंपनी एक्ट में, कंपनी लॉ के अकॉर्डिंगली ऐसा नहीं है। आपके जो बिल रिसीवेबल्स हैं उनको हम लोन एंड एडवांस का पार्ट मानते हैं और डेटर्स को हम अलग लिखते हैं। अब डेटर्स में भी जितनी डिटेल दे रखी हो क्वेश्चन में लिखनी होगी। सो एज पर कंपनीज एक्ट वो क्या कहते हैं कि हमारे जो डेटर्स हैं, जो अमाउंट रिसीवेबल है, वो किससे रिसीवेबल है? किसी रिलेटेड पार्टी से है या किसी और से है? ये डिटेल बताओ।
इसके अलावा आपको डेटर्स को क्लासिफाई करना होगा अकॉर्डिंग टू देयर टाइम पीरियड, जैसे 6 मंथ ओल्ड कितने हैं और लेस देन 6 मंथ ओल्ड कितने हैं। इसके बाद वो गुड हैं, डाउटफुल हैं, ठीक है, या बैड है, ये सब लिखना होगा, प्रोविजन मेंटेन करने होंगे। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट कंपोनेंट, जिसमें आ जाता है कैश और कैश इक्विवेलेंट। जो टर्म हम कैश बोलते हैं ना, कैश का मतलब होता है कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, क्योंकि बैंक भी कैश के इक्विवेलेंट है। आप जब चाहे चेक दे दो, पैसा निकाल लो, चेक से पेमेंट कर दो, कोई मना नहीं करता। बट इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? इक्विवेलेंट का मतलब है कि ऐसी चीजें जो कैश तो नहीं है लेकिन उनको कैश के इक्वल ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि उनसे हमें कैश इमीडिएटली मिल सकती है विदाउट एनी लॉस। कंडीशन क्या है? लॉस नहीं हो रहा होना चाहिए। जिसमें क्या आ जाते हैं आपके बैंक ड्राफ्ट्स, जो आपका बैंक ड्राफ्ट है आपके पास पड़ा है, या चेक्स इन हैंड है, आपके पास चेक आया, अभी आपने बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया, तो वो चेक भी आपके इक्विवेलेंट कैश है। सिमिलरली आपके जो बैंक डिपॉजिट्स हैं जिनकी मैच्योरिटी विद इन 1 ईयर हो रही है, 1 ईयर के अंदर अंदर वो मैच्योर हो जाएंगे, इसका मतलब आपको विद इन अ ईयर उनसे पैसा मिल जाएगा, तो उसमें भी कोई नुकसान नहीं होता। सो आप पैसा निकाल सकते हो। सो ये चारों चीजें कैश इक्विवेलेंट में आती हैं। देन यू हैव शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जिसमें क्या आ जाते हैं? किसी भी तरह के एडवांस दिए हो जो शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब लेस देन 12 मंथ्स में रिसीव होने चाहिए। इसके अलावा बिल रिसीवेबल्स इसमें आते हैं। ये स्पेशली ध्यान रखना क्योंकि बच्चे मिस्टेक करते हैं, डेटर्स और बिल रिसीवेबल इकट्ठे लिख देते हैं, बट बिल रिसीवेबल्स इसका पार्ट है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस का। जब भी हम एडवांस लिखेंगे, चाहे यहां लिखें या यहां लिखें, हमें हमेशा डिटेल देनी होगी कि ये एडवांस किसको दे रखा है, किसी रिलेटेड पार्टी को दे रखा है या किसी और को दे रखा है, इसकी ड्यूरेशन कितनी है, ठीक है, और इसमें कोई लॉस होने की पॉसिबिलिटी तो नहीं है, मतलब इसके अगेंस्ट सिक्योरिटी वगैरह है या नहीं है, ये चीजें हमें बतानी होती हैं। ओके, रिलेटेड पार्टी का मतलब याद रखो, वो पार्टी जो बिजनेस से रिलेटेड है, तो बिजनेस के एम्प्लॉयज, बिजनेस के डायरेक्टर्स, ओके, ये रिलेटेड पार्टी में आ जाते हैं। नाउ कमिंग टू अदर करेंट एसेट्स। अदर करेंट एसेट्स अगेन इज एन अम्ब्रेला टर्म। अम्ब्रेला का मतलब होता है कि कोई भी एक एसेट जो करंट है, हमें दिख रही है ये करंट एसेट है, लेकिन वो इनमें फिट नहीं बैठ रही है, वो यहां आ जाएगी। अब इसमें कुछ चीजें हम बाय डिफॉल्ट लेते हैं, जैसे इसमें अगर आपका कोई मिसलिनियस चीजें हैं, ओके, जैसे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, ओके, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो आपका रिसीव हो गया एडवांस में कोई रेंट रिसीव हो गया, वो सब इसमें आता है। इसके अलावा आपके पास आता है अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस, मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो आपके अभी राइट ऑफ नहीं हुए, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, ये आपने राइट ऑफ नहीं किए हैं, तो ये यहां पर आएंगे। अब एक और चीज याद रखो, यूजुअली हम पहले क्या करते थे, अब तक P&L का डेबिट बैलेंस होता था तो हम करंट एसेट में एंड में एसेट साइड में लिख देते। शेड्यूल P&L का जो भी बैलेंस हो, चाहे डेबिट है चाहे क्रेडिट है, उसको रिजर्व एंड सरप्लस में ही जाना है। डेबिट बैलेंस का मतलब नेगेटिव में ब्रैकेट के अंदर लिख दोगे, क्रेडिट का मतलब प्रॉफिट है, वो तो वहीं जाएगा। सो यहाँ पे P&L बैलेंस भूल के भी मत लिखना। यहाँ पर हमें सिर्फ अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस लिखने हैं जो अभी राइट ऑफ नहीं हो सके हैं। दैट कैन बी डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स और शेयर्स, दैट कैन बी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडर राइटिंग कमीशन जो अभी तक आपने राइट ऑफ नहीं की है। सो ये सब चीजें इसमें आ सकती हैं, और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये सब इसमें आता है। ठीक है, सो हमें फिर से याद रखो क्या करना है कि जो भी हमारी एसेट्स हैं वो इन कैटेगरीज में फॉल करेंगी, कुछ नॉन करंट होंगी, कुछ करंट होंगी। जब नॉन करंट लिखते हैं इसमें मेजर हेडिंग तो फिक्स्ड एसेट्स की रहेगी, उसके बाद इन्वेस्टमेंट है, फिर डिफर्ड टैक्स एसेट्स अगर दे रखी है लिख दो, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और बाकी अदर नॉन करंट एसेट्स में। यहाँ एसेट्स में 3 मेन कैटेगरीज है, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश, ये हमेशा होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट करंट इन्वेस्टमेंट आप क्वेश्चन में चेक कर लो है या नहीं है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हैं या नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम फॉर्मेट बनाएंगे ना बैलेंस शीट का एक प्रॉपर क्वेश्चन में, उसमें हमें ये सारे डिटेल्स नहीं देनी है। अगर कोई कैटेगरी आपके क्वेश्चन में नहीं है उसको छोड़ दो, उतना ही लिखो जितना क्वेश्चन के लिए रेलेवेंट है। सो जब आप बैलेंस शीट कंपाइल करेंगे तो आपकी बैलेंस शीट में जैसे हमने ये समझा कि यू विल स्टार्ट विद
इक्विटी एंड लाइबिलिटी आपने इसके 4 कंपोनेंट लिख दिए। अब ये पार्ट कंप्लीट हो गया, आपके पास आ गया टोटल ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटी। अब नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है? एसेट्स। सो एसेट्स में आपके पास आ जाएंगी फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल्स अंडर डेवलपमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स नेक्स्ट कैटेगरी। अब क्योंकि इन सब में कैलकुलेशंस होनी है तो इनको भी हम एक्सप्लेनेटरी नोट्स के थ्रू देंगे। ठीक है, नोट्स टू बैलेंस शीट आपके फाइनल अकाउंट्स का एक इंटीग्रल इंपॉर्टेंट पार्ट है। कभी भी ये मिस्टेक मत करना कि चाहे 2 आइटम्स है तो मैं यही टोटल करके लिख लूं, नंबर कटेंगे, उसका नोट बनता है। और इसको अगर आप और अच्छे से देखना चाहते हो, समझना चाहते हो ना कि किस तरह से ये बैलेंस शीट्स प्रेजेंट होती हैं, आप किसी भी एक कंपनी की वेबसाइट पर जाओ, उसकी एनुअल रिपोर्ट खोलो, वहां पर आप चेक करोगे ना, उनके वेबसाइट पर एनुअल रिपोर्ट्स और इन्वेस्टर्स कॉलम करके कुछ होगा, उसमें आप एनुअल रिपोर्ट चेक कर सकते हो। एनुअल रिपोर्ट में आपको उनकी पब्लिश्ड स्टेटमेंट्स दिखाएंगे। सो आपको आइडिया मिलेगा कि ऐसी बैलेंस शीट कैसी दिखती है और उसके नोट्स कैसे एक के बाद एक लाइन से आते जाते हैं। फिर आ गया नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है? करेंट एसेट्स। तो करेंट एसेट्स की भी ये सारी कैटेगरीज हैं, जिसमें से ये 3 तो हमेशा होंगी, बाकी जरूरी नहीं है। सो क्वेश्चन को पढ़ के हम देखेंगे कि कितनी कैटेगरीज लिखनी है। अब टोटल आप सब टोटल करो दोनों का, फिर फाइनली टोटल ऑफ एसेट्स। या क्योंकि हमारे क्वेश्चन में 2 ईयर्स की इंफॉर्मेशन दी नहीं होती, लीगली रिक्वायर्ड है, बट वो हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि इसमें फिर बहुत टाइम लगता है आपका आंसर करने में। सो 1 ईयर की इंफॉर्मेशन है, अब 2 कॉलम बना लो, एक को इनर कर दो, एक को आउटर कॉलम कर दो। सो आपकी नॉन करंट एसेट्स का टोटल हो गया, वो आउटर कॉलम में चला जाएगा, करंट एसेट्स का टोटल आउटर कॉलम में। सो टोटल एसेट्स अब यहां पर हो जाएंगी टोटल। आप चेक कर लोगे, आपके टोटल ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज एंड टोटल ऑफ एसेट्स मैच कर रहे हैं। सो यहां पर हमने सिर्फ नोट नंबर दे दिया, टेंजिबल एसेट्स नंबर 10, इनटेंजिबल नंबर 11। अब ये कंटिन्यू यही नंबर नहीं चलेगा, ये नंबर चलेगा अकॉर्डिंग टू आपकी प्रॉब्लम। ठीक है, सो किसी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है तो सारे नोट्स भी हो सकते हैं, किसी में कम भी होंगे। सो ये नोट्स हमें साथ के साथ बनाने होंगे। सो लाइक लास्ट टाइम हमने सीखे थे लाइबिलिटी साइड के नोट्स। सो उसके आगे हम कंटिन्यू कर सकते हैं एसेट्स में, जैसे टेंजिबल एसेट्स है। सो क्या चीज ध्यान रखनी है, जितनी मैक्सिमम डिटेल है वो देनी है। सो आप एक एक करके टेंजिबल एसेट्स को पिक करोगे। लैंड एंड बिल्डिंग, सो इसको रिकंसाइल करो, शुरू में कितना था, कितना एडिशन हुआ, कितना सेल हुआ, कितना डेप्रिसिएशन, कितना इम्पेयरमेंट एंड लॉस हो गया। मतलब आपकी एसेट्स अगर खराब हो गई, इम्पेयर हो गई, यूजलेस हो गई, उनको हटा दिया तो कितना लॉस हुआ। फाइनल फिगर, प्लांट एंड मशीनरी सेम, ऑल एडजस्टमेंट्स, फाइनल फिगर, फर्नीचर। सो सबको अलग अलग करके यहाँ पे टोटल कर देना है। टूल्स आ जाएंगे आपके अगर वो डेप्रिशिएट होते हैं तो। देन इंटेंजिबल्स, इंटेंजिबल्स में आते हैं गुडविल है, पेटेंट्स है, कॉपीराइट्स है। तो आप इनको ओपनिंग बैलेंस जितना परचेज किया, जितना राइट ऑफ किया माइनस करो, फाइनल बैलेंस। सिमिलरली जब आप नेक्स्ट कंपोनेंट पे जाओगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, तो जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स है सब एक एक करके लिखोगे, उनकी डिटेल्स, इन्वेस्टमेंट कहाँ की है, उसका मार्केट प्राइस कितना है, वो सब डिटेल में यहाँ दोगे। यहाँ पे तो कॉस्ट प्राइस लिखोगे। सिमिलरली आप बाकी जितने भी कंपोनेंट्स हैं सबके नोट्स बना लोगे। सो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जितने भी हैं सबको नंबर नोट 13 टोटल कर दोगे। अदर नॉन करंट एसेट्स अगर हैं टोटल करके। सिमिलरली इनके भी नोट्स बनेंगे। अब ये याद रखो, नोट्स बनाते हुए जितनी डिटेल हमें दे रखी है वो सारी फिल करनी है। मेजरली डिटेल क्या होती है, इसमें रिलेटेड पार्टी की इंफॉर्मेशन जरूर बतानी है, ड्यूरेशन जरूर बतानी है, और हमें क्या बताना है कि ये जो हमारे एसेट्स हैं वो गुड, बैड और डाउटफुल किस कैटेगरी में आती हैं। फाइनली एक लास्ट नोट बनता है जो होता है कंटिंजेंट लाइबिलिटीज एंड कमिटमेंट का। सो अगर आपके पास कोई भी कंटिंजेंट लाइबिलिटीज है, फॉर एग्जाम्पल आपके कंटिंजेंट लाइबिलिटी फॉर डिस्काउंटेड बिल्स, आपने बिल्स डिस्काउंट करवा लिए तो वो एक आपकी कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, वो इसमें आ जाएगा। सिमिलरली यू मे हैव सम कंटिंजेंट लाइबिलिटी फॉर मे बी इंश्योरेंस क्लेम पेंडिंग इन कोर्ट, सम काइंड ऑफ क्लेम है वो आपका पेंडिंग है, वो आ जाएगा। लाइकवाइज कोई और लाइबिलिटी है जो कि कंपनी के अगेंस्ट है, वो अभी एक्नॉलेज नहीं हुई है, केस चल रहा है, वो आ जाएगा। मे बी आपने किसी पर्सन के लिए गारंटी दी थी तो वो पर्सन अब डिफॉल्ट कर गया, आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ सकती है। किसी एक पर्सन ने, मान लीजिए आपके डायरेक्टर ने कहीं से लोन लिया और आपको गारंटर बना दिया, ठीक है। सो
अब क्या है, अगर आपका डायरेक्टर लोन पे नहीं करेगा क्योंकि आपने गारंटी दी है, तो आप पर वो लाइबिलिटी आ सकती है। सो वो लाइबिलिटी अभी नहीं है, बट इट कैन बी देयर, ये कंटिजेंट लाइबिलिटी है। सो लोन्स, ठीक है, अगेंस्ट कंपनी और एनी अदर पर्सन फॉर विच गारंटी इज गिवन, जिसमें कंपनी ने गारंटी दी हुई है, वो आ जाएंगे। ये तो हो गई आपकी कंटिजेंट लाइबिलिटीज की कुछ टाइप्स। देन कमिटमेंट का मतलब होता है आपने कुछ कमिट किया है कि मुझे ये पे करना है, लेकिन अभी आपने पे नहीं किया, ठीक है। जिसमें क्या आ जाता है, जैसे अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, सो वो कंपनी, अब आपने दूसरी कंपनी के शेयर खरीद लिए, तो जब वो कंपनी अपनी कॉल्स मंगाएगी आपको पे करना पड़ेगा, तो वो आपकी कमिटमेंट है। सो अनकॉल्ड अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी ऑन एनी इन्वेस्टमेंट, जैसे आपके शेयर्स में कोई इन्वेस्ट करता है, आप भी किसी कंपनी के शेयर्स में, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। सो जितना उन्होंने अभी पैसा मंगाना है, जो कॉल्स उसकी रहती हैं, वो आपका अनकॉल्ड अमाउंट आपकी कमिटमेंट है। सिमिलरली आपके डायरेक्टर्स ने कोई डिविडेंड प्रपोज कर दिया, अब एज पर न्यू कंपनीज एक्ट लॉज प्रपोज डिविडेंड इज नॉट अ लाइबिलिटी टू बी रिकॉर्डेड, क्योंकि ये तो डायरेक्टर ने प्रपोज किया है। जब शेयर होल्डर्स इसे अपनी मीटिंग में अप्रूव करेंगे, तब जाके ये पेबल हो जाएगा, मतलब ये डिविडेंड पेबल कहलाएगा, फिर ये बुक्स में रिकॉर्ड होगा। सो अभी के लिए प्रपोज डिविडेंड सिर्फ एक कमिटमेंट है कंपनी की, सो वो कमिटमेंट में आ जाता है। सिमिलरली अगर कंपनी ने कुछ और कमिट किया हुआ है किसी और कॉन्ट्रैक्ट के लिए कि ये हम काम करेंगे, तो जितनी वो आपकी कमिटमेंट्स हैं, जो डिटेल्स दे रखी हैं, वो लिखनी है। देखो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हुए हमें ज्यादा नहीं सोचना, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन दी है वही लिखनी है, हम अपने से तो बनाएंगे नहीं। हाँ, लेकिन अगर हमें थ्योरी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज इंक्लूडेड इन कंटिजेंट लाइबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स, तो हमें कुछ एक इनके एग्जाम्पल्स आने चाहिए, राइट। सो इस तरह से हम क्या कंपाइल कर सकते हैं अपनी बैलेंस शीट। सो यू विल स्टार्ट विद लाइबिलिटीज, सारी कैटेगरीज याद रखनी है। अभी राइट नाउ ऐसा हो सकता है कि हमें सारी कैटेगरीज तो याद हो जाएं, 4 कैटेगरीज हैं, बट सब कैटेगरीज अभी नहीं हमें लर्न हो पाएंगी। बट जैसे जैसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, आपको ये याद होती जाएंगी। और मोस्टली आप देखोगे इनमें सिमिलर अमाउंट्स आ रहे होते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, अदर करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। सो कुछ अमाउंट्स सेम भी होते हैं। सो इसको लर्न करना भी इजी रहेगा, बट वील हैव टू डू इट। अगर डिफिकल्ट भी लगे तब भी इसके बिना नहीं रह सकते हैं। सो आपको इसी तरह से करना है। सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑफ बैलेंस शीट ओनली। अब हम 1-2 क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हमें सिर्फ बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। सो उससे क्या होगा कि हमें इसकी क्लैरिटी हो जाएगी। उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है सेकेंड पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। उसको समझने के बाद फिर हम फुल फ्लेश्ड क्वेश्चंस कर सकते हैं जिसमें दोनों स्टेटमेंट्स बनेंगी। राइट नाउ जब आप इसे फॉर्मेट में बनाओगे, इसमें टाइम भी बहुत लगेगा। सो बी रेडी फॉर गुड प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका क्वेश्चन करने की स्पीड बढ़ जाएगी, तो आपको एग्जाम्स में आसानी होगी। आई होप दिस मेक्स सेंस टू यू। थैंक यू।